हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग JW मेंस के PY क्विज 2024 की सीरीज़ कर रहे हैं और जो हमारा अभी टॉपिक है मैथ्स के अंदर वो है हमारा बायनोमियल थ्योरम। इससे पहले भी हमने दो वीडियो बना रखे, पार्ट 1 और पार्ट 2। दिस इज़ पार्ट 3। तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि आप इससे पहले के वीडियोज़ भी देखिए और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखें। हम इसको डीप एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो दे रखा है 11C1 11C2 अप टू 11C9/10 और ये वैल्यू हमको दे रखी है n/m, जिसमें n और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो n+m की हमसे वैल्यू पूछी गई है। इसके अंदर देख सकते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। NCR अपॉन r+1, इसकी वैल्यू होती है n+1 सी r+1 अपॉन n+1। इसका मतलब ये है कि अगर हमें NCR दे रखा है और जो यहाँ पे R है उससे एक ज़्यादा R नीचे दे रखा है r+1, तो हम इस केस में दोनों की एक एक पावर बढ़ा देते हैं n+1 सी r+1 और नीचे में ये r+1 रिमूव हो जाता है और नया वाला n आ जाता है, बोले तो n+1। एग्जाम्पल अगर लिखा है 10C4 अपॉन 5, तो हम देख सकते हैं 4 ये R का काम कर रहा है और 5 जस्ट एक ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं दोनों की एक एक पावर बढ़ जाएगी, 10 से 11 हो जाएगा और 4 से 5 हो जाएगा और 5 की जगह नया n आ जाएगा। नया n अभी 11 है तो यहाँ 11 बन जाएगा। सो नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। NCR R इक्वल टू 0 से n 2 की पावर n होता है, NC0 NC1 अप टू NCn, पूरा सीरीज का सम दे रखा है तो उसका सम 2 की पावर n होगा। सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। 11C1 11C2, तो इसको हम सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं। 11 बार बार दिख रहा है और 11CR लिख लेते हैं। जहाँ पे R की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, पहले टर्म में 1 है, दूसरे में 2 है और लास्ट वाले टर्म में 9 है, तो हम R की वैल्यू 1 से 9 लिख रहे हैं। नीचे में आप देख सकते हैं जितना R है उससे एक ज़्यादा लिखा है, बोले तो r+1। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिग्मा R इक्वल टू 1 से 9, ये NCR है और नीचे r+1 है, एक ज़्यादा R है, तो दोनों की एक एक पावर बढ़ जाएगी, ये 12 हो जाएगा और ये r+1 हो जाएगा। नीचे नया n आएगा, अभी नया n 12 है तो ये 12 आ जाएगा। सिंस सिग्मा से 12 कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। अब हमें दिखेगा R इक्वल टू 1 से 9 12C r+1। अब हम इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। R की वैल्यू जब 1 रखी जाएगी तो ये 12C2 दिखेगा हमें, फिर हम R के लिए 2 रखेंगे तो ये 12C3 और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट में जब हम R के लिए 9 रखेंगे तो 9+1 12C10 हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये सीरीज़ पूरी है। 12C0 12C1 दो टर्म यहाँ मिसिंग है, 12C11 12C12 दो टर्म यहाँ मिसिंग है। अगर पूरी सीरीज़ होती तो 2 की पावर n का काम 12 कर रहा है, 2 की पावर 12 आंसर होता, लेकिन जो टर्म मिसिंग है वो मैं माइनस कर लेता हूँ। 12C0 12C1, पीछे से देख सकते हैं 12C11 और यहाँ पे 12C12, ये टर्म हमारे मिसिंग थे जिसको हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बन जाएगा 1/12 और ये है आपका 2 की पावर 12, दिस इज 2 की पावर 12। माइनस में इसकी वैल्यू देखेंगे 12C0 डेट इज़ 1, 12C1 हमारा 12 होता है और आगे देखते जाएंगे। दिस विल बिकम 12C11 डेट इज़ 12C1, जिसको 12 लिख सकते हैं, और 12C12 0 होता है, सो 12C12 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के दिस विल बिकम 2 की पावर 12 माइनस 26 अपॉन 12। हमें जो आंसर पूछा गया था इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 की पावर 12, 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, 2 की पावर 11 2048 और 4096 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, -26 अपॉन 6।
वी विल डिवाइड फर्दर, सॉरी यहाँ पे 12 है, वी विल डिवाइड फर्दर, 6 माइनस हो जाएगा 4 जीरो, 9 जीरो में से 20 जाएगा 4070 डिवाइड बाई 12, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2035 अपॉन 6। अब इसके आगे ये नहीं कटेगा तो हम बोल सकते हैं यही हमारा m बाई एन है, और m बाई एन बोल सकते हैं 2035 अपॉन 6 दिख रहा है, सच डेट 2035 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलेंगे, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 ही दिखेगा हमें। तो वी कैन से यही m है हमारा और यही n है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था m प्लस n, देख सकते हैं रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा था m प्लस n पूछा गया था, तो रिक्वायर्ड आंसर m प्लस m, तो हम 2035 को 6 में ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 2041, सो दिस विल बी अवर आंसर 2041। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं आपसे रिमाइंडर पूछा है 64 की पावर 32 की पावर 32 जब 9 से डिवाइड होता है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो है x की पावर n को अगर a से डिवाइड करें, इसका जो रिमाइंडर आता है ये सेम होता है कि आप x को a से डिवाइड कर लीजिए और जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी पावर n लगा लीजिए। अब जो रिमाइंडर फाइनल बचता है वो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो भी रिमाइंडर होगा वो a से कम होना चाहिए, क्योंकि आप a से डिवाइड कर रहे हैं। अगर a से बड़ा नंबर आता है तो फिर से हम a से डिवाइड करेंगे जब तक हमारा आंसर a से छोटा ना आ जाए। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसके अंदर हमें डिवाइड करना है 64 की पावर 32 की पावर 32, जिसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और नीचे हमें डिवाइड करना है 9 से। तो हम बोल सकते हैं 64 की पावर n है और a से डिवाइड करें जहाँ a का काम 9 कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये आंसर सेम होगा। 64 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी पावर में n लगा लेता हूँ, अभी n 32 की पावर 32 है। सो वी कैन से 64 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 63 तक चला जाएगा, 9 7 जा 63, एक रिमाइंडर बच जाएगा, और एक की पावर जो दिखेगा 32 की पावर 32। अब 32 की पावर 32 कुछ भी नंबर बने, 1 की पावर कुछ भी नंबर हमेशा क्या दिखेगा 1, तो हम बोल सकते हैं अभी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 9 से ये छोटा है और पॉजिटिव है, सो अवर फाइनल आंसर विल बी 1। सो वी कैन से रिमाइंडर या रिक्वायर्ड आंसर जो हमसे पूछा गया था रिमाइंडर वो कितना आ जाएगा 1, सो 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके अंदर इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे उसको समझना है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जनरल टर्म का, NCR x प्लस वाई की पावर n को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका जनरल टर्म दिखता है NCR, आगे जो लिखा है x उसकी पावर में डिफरेंस आएगा n माइनस आर, पीछे जो लिखा है y उसकी पावर में डायरेक्ट r आ जाएगा। दूसरा चीज़ हमें ये याद रखना होगा, NCR की जो भी वैल्यू आती है ये एक इंटीजर वैल्यू आती है, पॉजिटिव इंटीजर, जिसके अंदर n और r में हम जानते हैं कि r की वैल्यू होल नंबर होती है, और n और r में r जो होता है और n जो होता है उसमें n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी दिखती है या बराबर दिखती है। अभी हम इसके अंदर इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, हमें इंटीग्रल टर्म बोला गया है, तो लेटर से जो हमें एक्सपेंशन देना है उस एक्सपेंशन को मैं लिखता हूँ। हमें इधर का 7 की पावर 1/2 और यहाँ पे इधर का 11 की पावर 1/6, इस पूरे की पावर हमें दे रखा है 824। अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं तो tr प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू, n का काम 824 कर रहा है तो NCR, आगे जो दे रखा है 7 की पावर 1/2, इसकी पावर में डिफरेंस हो जाएगा 824 माइनस r, और पीछे में जो दे रखा है 11 की पावर 1/6, इसकी पावर में आ जाएगा r। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 824 CR, 7 की पावर हाफ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम
मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, तो 412 हो जाएगा -r/2, और 11 की पावर में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो r/6 हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रल टर्म का क्या मतलब है। इंटीग्रल टर्म का मतलब है कि वैल्यू हमें इंटीजर दिखे। ये एनसीआर वाला फॉर्मेट है, ये तो हमेशा ही इंटीजर होता है, इसकी जब भी वैल्यू आप निकालोगे इंटीजर ही आएगी। ये इंटीजर कब बनेगा, जब 7 की पावर में हमें इंटीजर दिखे। 412 412 में से r/2 माइनस कर रहे हैं, अगर r/2 इंटीजर होगा तो 412 में से इंटीजर जाएगा, तो इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर बचेगा। तो इसको इंटीजर बनाना है तो हम बोल सकते हैं r/2 मस्ट बी इंटीजर। ये इंटीजर हो तभी ये पॉसिबल है। अगर ये इंटीजर नहीं होगा, r के लिए 3 रख दी तो 3/2 हो जाएगा, तो 412 में से 3/2 को माइनस करोगे तो ये वैल्यू नॉन इंटीजर दिखेगी, तो 7 की पावर नॉन इंटीजर हमारा इंटीजर नहीं बन पाएगा वैल्यू। r/2 इंटीजर तभी होगा जब r जो है वो 2 का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 2। अगर ये 2 का मल्टीपल होगा तभी इंटीजर होगा। जैसे 2 रखा 2/2 1 हो गया, r की वैल्यू 4 रखी 4/2 अगेन 2 हो जाएगा, r की वैल्यू 10 रखी 10/2 5, तो r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ बात करेंगे, इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा तभी हमको प्रोडक्ट में इंटीजर मिलेगा, क्योंकि 11 और 7 का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। अगर यही चीज़ 77 होती तो फिर हम 7 को यहाँ से निकाल कर इसके साथ कंबाइन करते तो चीज़ें अलग हो जाती, बट अभी 7 और 11 प्राइम नंबर से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए r/6 को भी हमें इंटीजर रखना पड़ेगा। और जब ये इंटीजर होगा तभी 11 की पावर r/6 इंटीजर बनेगा, और r/6 इंटीजर तभी हो सकता है जब r 6 का मल्टीपल हो। तो वी कैन से r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि r 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और r 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो r दोनों का मल्टीपल तभी हो सकता है जब हम 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमें 6 आ जाएगा। तो r को 2 और 6 दोनों का मल्टीपल होना है, तो 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो हम सीधा बोल सकते हैं r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। एलसीएम लेने से ये फ़ायदा हो गया कि अब दोनों का मल्टीपल इसमें कवर हो जाएगा। अगर 6 का मल्टीपल बोल रहा हूँ मैं तो 6 का मल्टीपल ये कंडीशन तो आ ही रही है, और 2 के मल्टीपल की कंडीशन भी आ जाएगी, क्योंकि अगर 6 12 18 में 6 के मल्टीपल की बात करूँ तो सारे 2 से भी डिविजिबल है। तो कुल मिला के अब हम ये बोल सकते हैं कि r 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हम NCR में r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, फिर 6, फिर 12, फिर 18, ये कहाँ तक जाएगा। तो हमने अभी भी बोला था कि NCR में r n से बड़ा नहीं होगा, n का काम 824 कर रहा है तो 824 से बड़ा नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम ये जाएगा 822, क्योंकि यही लास्ट नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। अगर 824 को आप 6 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हैं 6 1 जा 6, 2 और 2 3 18, और आपका 4 4 बचेगा, तो 7 जा 42 तक चला जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो अगर मैं 822 करता हूँ तो ये परफेक्टली डिविजिबल है 6 से। आप देख सकते हैं इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 137 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 822 मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको पहला टर्म बोलूँ, ये दूसरा टर्म है, तो ये 137th टर्म है। तो 6 से लेके 820 तक 137 टर्म हो गए, और एक टर्म आपका 0 है। चाहे तो आप इसको AP की तरह भी देख सकते हैं, ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 6 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने में तो लास्ट टर्म हमारा 822 है, A का काम 0 कर रहा है, n-1 D का काम 6 कर रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 137 हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 138। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा था वो n की ही वैल्यू पूछी गई है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितने हैं 138, तो आई कैन से टोटल टर्म्स विल बी 138। सो दिस विल बी आवर आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। ये 1 है, 12 2 टाइम्स 6 3 ज़ा 18, तो 1 2 3 ये 137 तक हो जाएंगे टर्म्स, और एक 0 है तो 138 टर्म्स होंगे। सो आंसर विल बी 138। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 0 से n है, n सी के का स्क्वायर अपॉन के प्लस 1 दे रखा है हमें, और बीटा की जो वैल्यू दे रखी है हमें के इक्वल टू 0 से n माइनस 1 n सी के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2, इस तरीके से हमें दे रखा है। इफ 5 अल्फा बराबर 6 बीटा, तो n की वैल्यू हमसे पूछी गई क्या होनी चाहिए। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एन सी आर अपॉन आर प्लस 1, ये कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा था। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो दोनों में एक एक पावर बढ़ जाता है n प्लस 1 सी आर प्लस 1, और अगर आर प्लस 1 एक का ही डिफरेंस होता है तो नया वाला n प्लस 1 नीचे आ जाता है। सिग्मा आर 0 से n सी आर और एम सी एम माइनस आर दे रखा है, तो हम अगर 0 से पुट करना चालू करें और n तक सारे टर्म कवर होने चाहिए, कोई भी टर्म उसके आगे भी मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म पीछे भी मिस नहीं होना चाहिए। तो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आराम से निकाला जा सकता है प्रोडक्ट में। इसका रिजल्ट होता है ऊपर ऊपर का सम n प्लस एम, और नीचे नीचे का सम r और m माइनस आर का सम करोगे तो m आ जाएगा। बस इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए, कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए। हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमारे टीचिंग नोट्स को आप देखिएगा, उसके अंदर पूरा मिलेगा आपको। अभी हम सिर्फ PYQs कर रहे हैं, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमको जो दे रखी है k बराबर 0 से n सी के का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं n सी के इंटू एन सी के, और नीचे दे रखा है k प्लस 1। अब इसके अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। k 0 से हमको n दे रखा था, दिस इज n सी के। इसके अंदर अगर मैं ये मेथड अप्लाई करूँ तो देख सकते हैं ये k है, और सफिक्स में नीचे जो है वो k से एक ज़्यादा है, k प्लस 1, तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट फार्मूला लग जाएगा। तो दोनों की एक एक पावर बढ़ेगी, n प्लस 1 होगा और ये k प्लस 1 होगा, और नीचे में नया n आ जाएगा, नया n हमारा n प्लस 1 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें दिखेगी n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन n प्लस 1। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा के अंदर हमें जो दिखेगा, सिग्मा k बराबर 0 से n, ये हो जाएगा आपका n सी के और n प्लस 1 सी के प्लस 1। अब जब k की वैल्यू 0 रखेंगे तो n सी 0 आएगा, k की वैल्यू 1 रखेंगे n सी 1, और n रखेंगे n सी n। इसमें 0 रखने पर n प्लस 1 सी 1 से स्टार्ट होके n प्लस 1 सी n प्लस 1। तो देख सकते हैं कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। उसको मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ तो देखना ध्यान से। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा गया है, 0 जब रखोगे n सी 0 और ये n प्लस 1 सी 1, फिर आपका आएगा n सी 1, r के लिए 1 रखोगे, n प्लस 1 सी 1 प्लस 1 2, और ये सिलसिला चलता जाएगा। n में आपका n रखा जाएगा n सी n प्लस 1 सी n प्लस 1। अब देख सकते हैं जो भी टर्म है उन दो से मिलके बना है। अगर मैं इसके आगे की बात करूँ तो 0 1 2 बढ़ रहा है, तो आगे एन सी माइनस 1 आना चाहिए, जो कि वैलिड नहीं है। तो आगे भले ही n प्लस 1 सी 0 है, ये वैलिड है, लेकिन हमारा टर्म दोनों के प्रोडक्ट से बनता है। एक भी अगर टर्म वैलिड नहीं होगा तो आगे का टर्म नहीं आएगा, तो बोल सकते हैं इसके आगे कोई टर्म नहीं आ सकता। सेम इसके आगे अगर मैं लिखूँ तो एन सी n प्लस 1 आना चाहिए, तो n और n प्लस 1 में n प्लस 1 n से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसके आगे भी टर्म हमारा कोई नहीं आएगा, इससे पहले भी हमारा टर्म कोई नहीं आएगा। मतलब ये सीरीज़ पूरी दे रखी है, तो मैं ऊपर ऊपर का सम और नीचे नीचे का सम कर सकता हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें दिखेगी 1 अपॉन n प्लस 1, k इक्वल्स टू 0 से लेके n, दिस इज़ अवर n सी के। इसमें अगर ऊपर का सम करेंगे तो आराम से सम हो जाएगा, नीचे का सम करेंगे तो 2k प्लस 1 आएगा। अब दिस इज़ द कंडीशन कि जब नीचे का सम करेंगे, r वेरिएबल है तो r का टर्म में आंसर नहीं आएगा, कांस्टेंट आना चाहिए। अभी k और k प्लस 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2k आएगा, और k ही हमारा वेरिएबल है। तो k वेरिएबल है तो k के टर्म में आंसर नहीं आ सकता, तो हम किसी एक को मॉडिफाइड करते हैं, इसको एन सी एन माइनस के लिख सकते हैं, एन सी आर को एन सी एन माइनस आर हम लिख सकते हैं। दिस विल बिकम n प्लस 1 सी के प्लस 1। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पे ऊपर ऊपर का सम करोगे n और n प्लस 1 हो जाएगा 2n प्लस 1,
और नीचे n माइनस के और k प्लस वन को ऐड करेंगे तो k और माइनस के कट जाएगा, तो ये सिंपल n प्लस वन दिखेगा। सो फर्स्ट आंसर विल बी 1 बाय n प्लस वन और 2n प्लस वन से n प्लस वन। सेम बीटा की तरफ देखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट था अल्फा। बीटा की तरफ चलते हैं, तो बीटा हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है k इक्वल टू जीरो से n माइनस वन, k इक्वल्स टू जीरो से n माइनस वन, एन सी के प्लस वन, एन सी के प्लस वन, और यहाँ नीचे में दे रखा है हमें k प्लस टू। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो k प्लस वन यहाँ है, तो इससे एक जस्ट ज़्यादा k प्लस टू नीचे दे रखा है, तो हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो ये आपका दिखेगा k बराबर जीरो से n माइनस वन, दिस विल बिकम एन सी के, और ये r है, ये r प्लस वन है, तो दोनों में एक एक ऐड हो जाएगा, ये n प्लस वन और ये k प्लस टू, और नया वाला n नीचे आ जाएगा, नया वाला n प्लस वन था। सो नाउ बीटा विल बी इक्वल्स टू n प्लस वन, कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और सिग्मा में आपको दिखेगा k इक्वल्स टू जीरो से n माइनस वन, एन सी के को मैं एन सी एन माइनस के लिख रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है वो भी आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखो, इसमें कोई टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। k इक्वल टू जीरो रखोगे तो एन सी जीरो आएगा और n प्लस वन टू आएगा, तो एन सी जीरो से आगे कोई टर्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये सीरीज चलती जाएगी, लास्ट में n माइनस वन रखेंगे तो एन सी एन माइनस वन आएगा, और इधर आएगा n प्लस वन, एन माइनस वन प्लस टू, ये अगेन n प्लस वन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं n प्लस वन से n प्लस वन, इसका लास्ट टर्म आ चुका है, और ये एन सी एन माइनस वन है। अगला टर्म देखते हैं, तो एन सी एन ये आता, लेकिन n रखने पर ये n प्लस टू हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता, तो इसका मतलब इसके आगे टर्म नहीं आ सकता। तो ये सीरीज़ पूरी दे रखी है, तो हम इसका सम सीधा ऊपर ऊपर का सम, नीचे नीचे का सम कर सकते हैं। नीचे का सम करेंगे तो k वेरिएबल है, वेरिएबल के टर्म में आंसर नहीं आ सकता, तो किसी एक को मॉडिफाइड करना है, तो मैंने इसको मॉडिफाइड किया, एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिख दिया। अब अगले स्टेप में अगर आप देखोगे तो बीटा की वैल्यू हमें दिख रही होगी 1 अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे अब ऊपर ऊपर का सम करेंगे, n और n प्लस वन का सम 2n प्लस वन हो जाएगा, और नीचे n माइनस के और k प्लस टू को ऐड करेंगे तो ये n प्लस टू हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन दे रखा है, 5 अल्फा बराबर 6 बीटा। सो नाउ वी विल सी 5 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 बीटा। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो वो 1 अपॉन एन प्लस वन है, 5 अपॉन एन प्लस वन इंटू में है 2n प्लस वन सी एन प्लस वन, और यहाँ पे 6 बीटा की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये है आपका 6 अपॉन एन प्लस वन, 1 अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे ये आ जाएगा इंटू में 2n प्लस वन सी एन प्लस टू। एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये 2n प्लस वन फैक्टोरियल आएगा, नीचे में अगर देखेंगे तो n प्लस वन फैक्टोरियल, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। इसमें हमने कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया है वो ये वाला है, एन सी आर को ओपन कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, पहले ये आता है, नीचे ये आता है, इसका डिफरेंस आता है। सेम यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा ये, और इसको ओपन करेंगे तो 2n प्लस वन फैक्टोरियल, नीचे आपका आ जाएगा n प्लस टू फैक्टोरियल, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 2n में से n जाएगा n, और 1 माइनस टू माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ से देख सकते हैं 2n प्लस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और एक टर्म हमारा था n प्लस वन, जैसे यहाँ पे मैं टर्म लिखना भूल चुका था, n प्लस वन एक टर्म है नीचे, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं 5 अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, और इस n फैक्टोरियल और n माइनस वन में देख सकते हैं n बड़ा है, तो इसको ओपन करता हूँ n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे देख सकते हैं n प्लस टू, n प्लस वन में n प्लस टू बड़ा है, तो इसको ओपन करते हैं तो ये n प्लस टू इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, पीछे n माइनस वन फैक्टोरियल जैसा था एज इट इज़ रखा। तो देख सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल कट जाएगा और n प्लस वन फैक्टोरियल भी कट जाएगा।
तो यहाँ से हमें जो दिखने रहा है बहुत ही प्यारा नंबर 5 टाइम्स n प्लस 2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स n। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी 5n प्लस 10 इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5n वहाँ जाएगा तो n बराबर 10 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। हमसे क्वेश्चन में n की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं n की वैल्यू 10 आ जाएगी। सो n विल बी अवर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बोल रखा है 2 माइनस p 2 माइनस अल्फा अल्फा आर द कोफिशिएंट ऑफ 4 consecutive टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। देन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 2p हमसे पूछा गया है। इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। मतलब अगर ऊपर का एन सेम है और नीचे के सफिक्स में एक का डिफरेंस है, जैसे 10 है तो ये 9 है, आर के लिए 5 है तो यहाँ पे 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊपर जो एन है उसमें एक जुड़ जाएगा डेट इज़ एन प्लस वन, और नीचे जो आपको आर और आर माइनस वन दे रखा है इसमें बड़ा वाला वैल्यू जो होगा, बड़ा आर होता है आर माइनस वन से, तो बड़ा वाला आर यहाँ आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मेट एन सी, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख के दिखा दूँ 10c3 प्लस 10c4। तो देख सकते हैं दोनों का n सेम है और इसमें एक का ही डिफरेंस है, ये 3 है तो ये 4 है। तो 10 में एक जुड़ जाएगा 11 हो जाएगा n प्लस वन, और r जो बड़ा है 3 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। सेकेंड एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ये होता है n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। अगर n सेम है और r माइनस वन एक का ही डिफरेंस है दोनों में r में, तो जो छोटा वाला r है उसको n में से घटाना है। मतलब n में से r माइनस वन को घटाएंगे तो n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। जैसे n में से r माइनस वन को घटाओगे तो ये क्या दिखेगा n माइनस आर प्लस वन। तो जो ये नीचे है तो क्रॉस में लिखना है आपको, नीचे तो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा, और बड़ा वाला r सिंपल उतर जाएगा। तो इधर घटेगा इधर r उतरेगा, क्रॉस में रिजल्ट को लिखना है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 10c3 अपॉन 10c4 लिखा हुआ है। तो मैं सिंपल कहना चाह रहा हूँ 10 सेम है तो 3 और 4 में एक का डिफरेंस है, तो हम जो छोटा वाला आर है, छोटा भी आर कौन है 3 है, तो इसमें गैप लोगे, 10 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 10 माइनस 3, और बड़ा वाला आर 4 है वो सिंपल आ जाएगा। तो क्रॉस में आपको रिजल्ट लिखना है, तो ये हो जाएगा 4/7। नेक्स्ट एन सी आर और एन सी पी बराबर है, दोनों का एन अगर सेम है तो हम यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि आर और पी बराबर होगा, या फिर बोल सकते हैं आर प्लस पी का सम एन होगा। ये एन सी पी को आप लिख सकते हो एन सी एन माइनस पी, तो आर और एन माइनस पी को कंपेयर करेंगे तो आर प्लस पी बराबर एन आ जाएगा। तो हम इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेटर से 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हम कैसे ले लेते हैं, एक टर्म टी आर ले लेते हैं, ये इसका टर्म दिखेगा एन सी टी आर प्लस वन ले लेते हैं, जनरल टर्म से स्टार्ट करते हैं। टी आर प्लस वन एक पहला टर्म एक मान लेते हैं, बीच में हमारा एक टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव लेने तो एक टर्म हम ले लेते हैं टी आर प्लस वन, ये हो जाएगा एन सी आर, और x की पावर हमारा क्या दिखेगा r। तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट देखना है, तो कोफिशिएंट में सिर्फ NCR ही आएगा, x की पावर r वेरिएबल है। TR प्लस 2 का कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ TR प्लस 2 NCR प्लस वन, एक कम होता है जैसे हम जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ TR प्लस 3, जितना या r की वैल्यू होती है उसे कम लिखा जाता है, जैसे t 10 है तो nc 9 होगा, r प्लस 3 है तो घटाएंगे r प्लस 2, और कोफिशिएंट ऑफ tr प्लस 4 चौथा टर्म nc r प्लस 3। सो दिस 4 टर्म्स आर कॉन्जिक्यूटिव, तो ये चारों कोफिशिएंट भी कॉन्जिक्यूटिव होंगे। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 2 माइनस पी, देख सकते हैं पहला टर्म 2 माइनस पी है, दूसरा टर्म p है, तीसरा टर्म 2 माइनस अल्फा है, चौथा टर्म हमारा अल्फा है। यही दे रखा है। हमसे जो रिक्वायर्ड आंसर है पी और अल्फा की वैल्यू चाहिए, पी और अल्फा मिल जाएगा तो हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं आंसर। अब हम इसमें इन दोनों को देखते हैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये 2 कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 माइनस पी और पी को ऐड करोगे 2, और ये रिजल्ट हम जानते हैं आर आर प्लस वन, सफिक्स में एक का ही डिफरेंस है, तो ऊपर का n सेम है तो ये बन जाएगा n प्लस वन, और नीचे में बड़ा r आएगा, r और r प्लस वन में बड़ा r प्लस वन होता है।
तो ये आपको पहली इक्वेशन मिलेगी दोनों को ऐड करने से। सेम इन दोनों को भी अगर मैं ऐड करूँगा तो एक रिजल्ट हमें यहाँ से भी दिखेगा, एन सी आर प्लस टू एन सी आर प्लस थ्री इज इक्वल्स टू अगेन टू आ जाएगा। दोनों का एन सेम है और नीचे के सफिक्स में एक का ही डिफरेंस है, आर प्लस टू आर प्लस थ्री में एक का डिफरेंस है, तो नया एन एन प्लस वन हो जाता है और नीचे में बड़ा वाला आ रहेगा, बड़ा आर आर प्लस तीन है। यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको ध्यान से देखिए तो दोनों टू के बराबर है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ। तो n प्लस वन सी आर प्लस वन मस्ट बी इक्वल्स टू n प्लस वन सी आर प्लस थ्री। अब ऊपर का n सेम है तो नीचे x और y में मैंने अभी भी रिजल्ट कॉन्सेप्ट बताया था, या तो ये दोनों बराबर होंगे या इन दोनों का सम नए n के बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं r प्लस वन बराबर r प्लस थ्री हो सकता है, या फिर r प्लस वन प्लस r प्लस थ्री का सम n के बराबर होगा। अभी n का काम यहाँ n प्लस वन कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, वन बराबर थ्री नॉट पॉसिबल, तो यही पॉसिबल होगा। तो टू आर प्लस फोर हमें n प्लस वन दिखेगा, तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी टू आर प्लस थ्री। तो ये आपका पॉसिबल है, तो इसी को हम यूज़ कर सकते हैं आगे भी। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था एडिशन का, अब इन दोनों के अंदर डिवीज़न का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। मैं पहली वाली इक्वेशन से सेकेंड वाली इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, तो देखना अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा, ये फर्स्ट रिजल्ट था, ये सेकेंड था, थर्ड रिजल्ट देखना, डिवाइड कर रहा हूँ एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन, ये हो जाएगा टू माइनस पी अपॉन पी। अभी अभी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर आर आर प्लस वन में एक का ही डिफरेंस है, तो जो छोटा वाला आर है उसको माइनस करना होता है, तो एन में से आर को घटाएंगे, ये ऊपर था तो इसका रिजल्ट नीचे आएगा एन माइनस आर, और बड़ा वाला आर एज इट इज़ आता है, ये नीचे तो इसका रिजल्ट ऊपर आ जाएगा आर प्लस वन। इसको आप सेपरेट करोगे तो ये टू बाई पी हो जाएगा और पी बाई पी की वैल्यू वन हो जाएगी। तो यहाँ से टू बाई पी हमें दिखेगा वन प्लस में आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर। एन की वैल्यू हम पहले ही बोल चुके हैं, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हम टू बाई पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस विल बिकम वन प्लस आर प्लस वन अपॉन में एन के लिए टू आर प्लस थ्री पुट करेंगे, टू आर प्लस थ्री माइनस आर, तो ये हो जाएगा वन प्लस आर प्लस वन, टू आर में से आर जाएगा आर प्लस थ्री, एलसीएम लोगे तो आर प्लस थ्री हो जाएगा, या आर प्लस थ्री आर प्लस वन आ जाएगा, तो हो जाएगा टू आर प्लस फोर। ये हमारी वैल्यू टू बाई पी की वैल्यू है। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से टू कॉमन लोगे तो ये आर प्लस टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आर प्लस टू बनेगा। तो उल्टा करोगे तो ये आर प्लस थ्री अपॉन आर प्लस टू दिखेगा हमें। सेम नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करते हैं, एन सी आर प्लस टू को एन सी आर प्लस थ्री से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू हमको दिखेगी टू माइनस एल्फ़ा अपॉन एल्फ़ा। अगेन हम डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, एक का ही डिफरेंस है, आर प्लस टू आर प्लस थ्री में एक का डिफरेंस आता है, तो जो छोटा वाला आ रहा है उसको डिफरेंस में लेंगे, तो वो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा एन माइनस आर माइनस टू, बड़ा वाला आर ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे था ये। इसको सेपरेट करके लिखेंगे टू बाई अल्फ़ा माइनस वन, तो यहाँ से टू बाई अल्फ़ा की वैल्यू में दिखेगी अगेन वन प्लस में आर प्लस थ्री अपॉन में एन, एन की वैल्यू हम पुट कर लेते, टू आर प्लस थ्री थी, माइनस आर माइनस टू, तो ये वैल्यू बन जाएगी वन प्लस आर प्लस थ्री, टू आर में से आ जाएगा आर, थ्री में से टू जाएगा वन, एलसीएम लोगे तो आर प्लस वन और आर प्लस वन एलसीएम आ जाएगा, और ये आर प्लस वन आर प्लस थ्री टू आर प्लस फोर हो जाएगा, जिसको टू टाइम्स आर प्लस टू लिख सकते हैं अपॉन आर प्लस वन। अब इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टू तो कट जाएगा तो p उल्टा हो जाएगा आर प्लस वन अपॉन आर प्लस टू। तो ये आपके पास में p, सॉरी ये अल्फ़ा था, एम आई करेक्ट इट, तो यहाँ से ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब रिक्वायर्ड आंसर जो है उसको देखते हैं। रिक्वायर्ड आंसर जो है हमारा वो क्या था, पी स्क्वायर माइनस एल्फ़ा स्क्वायर प्लस सिक्स एल्फ़ा प्लस टू पी। तो हम रिक्वायर्ड आंसर लिखते हैं पी स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 2p, 6 अल्फ़ा प्लस 2p, p की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में, तो हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं p माइनस अल्फ़ा इंटू पी प्लस अल्फ़ा, और ये है 6 अल्फ़ा प्लस 2p। अब हम p माइनस अल्फ़ा निकालते हैं। p आपका r प्लस 3 अपॉन r प्लस 2, और अल्फ़ा है आपका r प्लस 1 अपॉन r प्लस 2। सेम यहाँ पर भी r प्लस 3 अपॉन r प्लस 2, और ये हो जाएगा एड r प्लस 1 अपॉन r प्लस 2। 6 अल्फ़ा 6 टाइम्स r प्लस 1 अपॉन r प्लस 2, और 2p 2 टाइम्स r प्लस 3 अपॉन r प्लस 2। इसमें एलसीएम r प्लस 2 आ जाएगा, r प्लस 3 में से r प्लस 1 जाएगा, r कटेगा 2 बचेगा। इधर भी एलसीएम r प्लस 2 आ जाएगा, r प्लस 3 r प्लस 1 को ऐड करोगे तो ये 2r प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे r प्लस 2 दोनों में एलसीएम आ जाएगा, ये दिखेगा 6r प्लस 6 और पीछे दिखेगा 2r प्लस 6। इस चीज़ में से अगर 2 कॉमन लोगे तो देख सकते हैं ये बन जाएगा r प्लस 2, 2 बाहर आ जाएगा और नीचे आपका r प्लस 2, और यहाँ पे आपका 2 अपॉन r प्लस 2, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा r प्लस 2, और यहाँ पे 8r प्लस 12 अपॉन r प्लस 2 दिखेगा हमें। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बनने जा रहा है, ये कट जाएगा और ये 4 अपॉन r प्लस 2 दिखेगा, और ये है आपका 8r प्लस 12 अपॉन r प्लस 2। तो रिक्वायर्ड आंसर में अगर आप एलसीएम लोगे r प्लस 2 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8r प्लस 12, जिसकी वैल्यू 8r प्लस 16 हो जाएगी अपॉन r प्लस 2, और यहाँ से अगर 8 कॉमन ले लोगे तो r प्लस 2 दिखेगा ये अपॉन r प्लस 2, तो कट के 8 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 8। तो इसका आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। थोड़ा लेंदी जरूर था, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आता है। सो इसका आंसर 8 हो जाएगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे रखा है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। थैंक यू।